शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। कल हमने वर्ल्ड जियोग्राफी को देखा था, आज हम इंडिया की जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। पार्टिकुलरली आज हम बात करने वाले हैं एस्चुरी के बारे में। यहाँ पर एस्चुरी के ऊपर फोकस न करके हम उन नदियों के बारे में समझेंगे जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा का निर्माण नहीं करने का एक रीज़न इसका ये है कि ये जो नदियां हैं एकदम तेज़ी के साथ में इनका बहाव होता है, और उस तरफ जहाँ पर डेल्टा बन रहा है वहाँ पर हम देखते हैं नदी अपनी जो स्पीड है उसको धीरे धीरे करके कम कर देती है, और पहुँचते समुद्र के किनारे पहुँचते पहुँचते तक ये कई सारी धाराओं में विभक्त हो जाती है, और वहीं पर आपको लैंड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। जैसे कि आप मैंग्रोव डेल्टा देख सकते हैं, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसके विपरीत में कुछ नदियां ऐसी हैं जो एकदम तेज़ी के साथ में निकलती हैं और लास्ट में समुद्र में मिलने से पहले उनकी स्पीड कम भी नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में क्या है, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उस प्रकार की भूमि का वो निर्माण नहीं कर पाती हैं जैसा डेल्टा के मामले में होता है। तो एस्चुरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर रिवर या फिर स्ट्रीम ओपन्स होती है सी के भीतर में, मतलब रिवर गिरती है समुद्र में जा करके। ताप्ती नदी का यहाँ पर उल्लेख हम करने वाले हैं कि ताप्ती रिवर का यहाँ पर हमने पिकअप किया है। क्वेश्चन एक आया था तो उसमें ताप्ती रिवर को हमें सेलेक्ट करना था। ताप्ती जो रिवर है वो मध्य प्रदेश के मुल्ताई जगह का नाम है और बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये निकली हुई है। ताप्ती का जो प्राचीन नाम है वो है तापाती रिवर। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया। यदि देखा जाए पेनिसुलर इंडिया में तो साइज में ठीक ठाक है। इसका लेंथ है इसकी 724 किलोमीटर। इसका बेसिन एरिया है 65,145 वर्ग किलोमीटर। इसका सोर्स है कहाँ से निकली है, सतपुड़ा की रेंज से। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सूरत, बुरहानपुर, जलगांव, भुसावल, धुले, सोनगढ़, सिनखेड़ा, नासिक, अमरावती, खंडवा, बैतूल। इसका माउथ कहाँ पर है, गल्फ ऑफ खंबात, अरबियन सागर में जाकर के अपने पानी को गिराती है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए आ जाते हैं वो ये हैं कि नर्मदा, पेरियार एंड ताप्ती ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरी। ऐसी नदियाँ हैं जो कि वेस्ट की तरफ जा रही हैं और ये तीनों की तीनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं अरब सागर में ये पानी को अपना गिरा रही है। ठीक है, दो ठो रिवर यहाँ पर हो गई, ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, और लास्ट में कौन रिवर कौन सी थी, पेरियार रिवर। केरल से होकर के ये गुजरती, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो यहाँ पर जो जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं माइग्रेंट लेबर्स की। ऐसे लेबर जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाई करने के लिए जाते हैं, तो जिस राज्य में ये जा रहे हैं उस राज्य का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इनकी भलाई के लिए हम कुछ काम करें। हमें समझने की कोशिश करना है कि ये जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं ये कौन कौन सी चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं, क्या क्या चीज़ इनको चाहिए रहेगी। पहले नंबर की बात तो यह है, जब माइग्रेंट लेबर एक जगह से दूसरी जगह कमाई करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती है रहने को लेकर के। ठीक है, किराए से रहते हैं, किराया भी यदि वो नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं। दूसरे नंबर की बात ये है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि यदि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आपको वहाँ की स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई श्रमिक यदि मध्य प्रदेश को छोड़ करके महाराष्ट्र के नागपुर शहर जाता है कमाई करने के लिए, तो उसको राशन कार्ड की दिक्कत जाएगी। राशन कार्ड उसका एमपी का है, उसको राशन
महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी। भले ही सरकार ने यूनिवर्सल राशन कार्ड स्कीम चालू कर दी है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यहाँ पर जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ स्टेट की ही बात करें, कोई लड़की शादी होकर के यदि एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाती है तो उसको अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा उसको पति का नाम में ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको राशन मिल पाएगा। और जब तक जुड़ पाएगा तब तक महीना, साल, 2 साल ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए अभी जो राशन कार्ड वाली जो स्कीम है ना, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। इन सब कमी को दूर करने की ज़रूरत है। इसके बाद बात आ जाती है वोट डालने की। तो जाहिर सी बात है, अभी वोट का जो सिस्टम है, भले ही सरकार ने कहा है कि हम श्रमिक लोगों को सुविधा देंगे कि वो जहाँ हैं वहीं से वोट डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। और दूसरी नंबर की बात ये है, वोट डालने के लिए किराया चाहिए, आने जाने का किराया, ठीक है। काम से तो आप हाथ धोएंगे ही, जितने दिन की आप अब्सेंट करेंगे उतने दिन की आपकी कमाई पूरी चली गई। इसलिए वोट का जो अधिकार है इनको वहीं पर मिलना चाहिए जहां पर ये, आप कहीं से भी वोट डाल दीजिए। इस प्रकार की सुविधा अवेलेबल कराना पड़ेगा सरकार को। इसके साथ साथ में वो और भी कुछ सुविधाएं चाहते हैं, ठीक है, वो सारी सुविधाओं को भी वहाँ की राज्य सरकार को अवेलेबल कराना पड़ेगा। इसी के ऊपर पार्टिकुलरली यहाँ पर केरल में जो माइग्रेंट लेबर जाते हैं काम करने के लिए, उनके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। केरला में बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो लिटरेसी स्कीम है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। केरला लैक्स ए ब्रॉडर पॉलिसी, लेकिन केरला के पास में एक व्यापक पॉलिसी नहीं है जो कि एड्रेस कर सके सोशल जस्टिस फॉर द कम्युनिटी। तो जो सामाजिक न्याय है, यदि माइग्रेंट लेबर को दिलाना है तो इसके लिए सरकार को एक ब्रॉडर पॉलिसी लेकर के आना पड़ेगा। एक रिसेंट एस्टिमेशन लगाया गया है किसके अंतर्गत, केरला प्लानिंग बोर्ड रिपोर्ट 2021। केरला एम्प्लॉयमेंट हब माना जाता है 34 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये आंकड़ा है माइग्रेंट लेबर का, जो कि जॉब अवेलेबल कराता है, काम अवेलेबल कराता है, रोजगार, रोजी रोटी का एक प्रकार से साधन बन गया है माइग्रेंट लेबर के लिए। पैसा मिलना चाहिए हायर, दिहाड़ी मजदूरी भी मिल रही है तो 100-200 में नहीं, 400, 500, 600 रुपया मिलना चाहिए। इसके अलावा काम रेगुलर मिलना चाहिए, बेटर सोशल एंड कल्चरल प्रतिवेश होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें केरला में मौजूद हैं। इसी के चलते चलते बहुत सारे जो वर्कर लोग हैं वो केरला जाते हैं कमाई करने के लिए। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन से जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे एक लड़का मिला था। तो वो बता रहा था कि उसका भाई और वो खुद मिल कर के केरला में पानी पूरी चलाते हैं, गुपचुप का ठेला चलाते हैं। बताते थे कि काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है करके। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसके चलते चलते ये लोग केरल में जमे हुए हैं। केरला ने इम्प्लीमेंट किया है बहुत सारे वेलफेयर, हेल्थ और लिटरेसी स्कीम माइग्रेंट वर्कर के लिए। अब ये सारी जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, इसके चलते चलते केरला एक माइग्रेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में उभरा है। ये सिस्टमेटिक माइक्रो लेवल इंक्वायरीज पॉइंट टू वेरियस शॉर्टकमिंग्स। फिर भी यदि देखा जाए, यदि आप माइक्रो लेवल पर इंक्वायरी करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लेवल पर आपको शॉर्टकमिंग देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद SERB 2022-25 का स्टडी का अध्ययन किया जाता है। प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2022 से 25 की स्टडी यहाँ पर देखिए, जिसका टाइटल रखा गया था इफेक्ट ऑफ सोशल सिचुएशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑन एक्सेस टू हेल्थ केयर अमंग इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर इन केरला। जिस स्टडी की हम बात कर रहे हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम की बात करता है, केरला में कैसा है माइग्रेंट लेबर के लिए। इसको कंडक्ट कराया गया था महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ से पता चलता है कि जो बेनिफिशरीज हैं इन पॉलिसीज़ के, इनका लाभ अभी तक पहुँच नहीं पाया है मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर तक। इस आर्टिकल में हमें डिटेल देखने को मिल जाता है
द पैथ टुवार्ड ए इंक्लूसिव कल्चर ऑफ पॉलिसी मेकिंग। यहाँ से हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम जो पॉलिसी बना रहे हैं वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन हेल्ड एट द इंटरनेशनल लेवल कॉन्क्लेव इन 25 मई 2023, कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया था 25 मई 2023 को। तो इसमें भी इस बात पर फोकस किया गया था कि सरकार कोई भी स्कीम बना रही तो उसका फ़ायदा सबको मिले, कोई भी इससे बाहर ना छूट जाए। इसी को हम इंक्लूसिव स्कीम बोलते हैं। माइग्रेंट लेबर एंड गवर्नेंस। तो माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है वो फेस कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग ट्रबल को ब्रॉडली कन्विंस्ड एज यूनिटी ट्रबल, जिसको आप यूनिटी ट्रबल के रूप में बोल सकते हैं। एक बात ये भी कही जाती है, जो ऑफिशियल नेम है गेस्ट वर्कर, ये काफ़ी अस्पष्ट और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन माना जाता है, अनक्रिटिकली रिप्रोड्यूस्ड बाय मीडिया एंड इवन द रिसर्च कमिटी। इसको मीडिया भी बोल रही है, इसको रिसर्च कमिटी भी बोल रही है। इसके अलावा जो आलोचक लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन फेल हो जाता है टू अकाउंट फॉर द नाउन सेड अति सूक्ष्म अंतर एस्पेक्ट ऑफ द राइट डिनाइल्स। यहाँ पर बताया जा रहा है, एक तो आप जो नाम से उनको पुकार रहे हैं वो भी गड़बड़ है, यहाँ से आप अंतर नहीं कर पाते हैं कि इनको अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, करेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इसमें हमें कमी दिखाई देती है कम्प्रहेंसिव विज़न की, यदि आप इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 से तुलना करेंगे तो। फिर सरकार कहती है कि इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, और इसके अलावा वर्कर लोगों की क्या क्या डिमांड है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। Strikes by migrant laborers over the past 3 decades in Kerala point to need for inclusive policy making। बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर हैं वो स्ट्राइक करते हैं, धरना पर बैठ जाते हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि इन लोगों की असली डिमांड क्या है। इसलिए जो पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए ये क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है कि आप कोर राइट इशू को समझने की कोशिश करिए कि उनका जो मेन इशू है, मेन जो अधिकार है वो आखिर क्या है। जैसे कि उजहापुर स्ट्राइक हुआ था 2012 में, इनका कहना था कि सिक्योर बेटर वेजेस, हमें बेटर पैजेस दीजिए, पैसा अच्छा दीजिए हमें। अथिराम पूजा स्ट्राइक हुई थी 2023 में, इन्होंने डिमांड किया था इक्वल पे इक्वल वर्क, और ये कंडीशन आज भी है। अभी आप देख लीजिए, यदि आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप परमानेंट हैं, वहाँ के परमानेंट कर्मचारी हैं, और ठेकेदारी वर्कर की बात कर लीजिए, आपको 30-40 हज़ार रुपये दे रही सरकार, और वहीं उसी काम को करवाने के लिए सरकार प्राइवेट वर्कर को, ठेकेदारी वालों को 8,000-10,000 रुपये में टाल दे रही है। इसलिए तो कहते हैं ना कि समान काम के लिए समान वेतन। ये जो भेदभाव सरकार करती है बिल्कुल गलत है, इस चीज़ को हर जगह लागू करना चाहिए। फिर है इतुम-नूर स्ट्राइक 2023 में हुई थी, टारगेटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिनाइड द राइट ऑफ वर्कर्स। इसके अलावा 2023 में एक और स्ट्राइक हुआ था, जिसके अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, उसके खिलाफ में लोग खड़े हो गए थे, उनके अधिकारों की डिमांड कर रहे थे। एक और स्ट्राइक हुआ था 2016 में, एंटी एक्सप्लॉयटेशन स्ट्राइक अगेंस्ट द फोर्स कलेक्शन ऑफ यूनियन फ़ी इन कोच्चि मेट्रो। तो यहाँ पर उनसे जो यूनियन फ़ी वसूली जा रही थी जबरन, उसके खिलाफ में यह आंदोलन हुआ था। फिर हुआ था एंटी वेज थेफ्ट स्ट्राइक 2022, उस कॉन्ट्रैक्टर के जो कि वर्करों से काम करवा लिया और फरार हो गया। बेचारे कहाँ जाएंगे, कौन से स्टेशन जाएंगे, पुलिस के चक्कर लगाएंगे, क्या करेंगे। इसके अलावा भी वेज से रिलेटेड, उनकी जो पेमेंट है उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे कि ये जो वर्कर्स लोग हैं ये अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन में रहते हैं, वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी भी किसी प्रकार की मौजूद नहीं है। 2023 में 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 2023 में
साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर भी साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, और ना ही कोई सामाजिक सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करी जाती है कि चलो यदि आपको कुछ खतरा हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, कुछ हो जाता है तो उसकी भरपाई हम देंगे, इलाज हम करवा देंगे, आप रिटायर होते हैं तो आपको हम ये फ़ायदा देंगे, पेंशन देंगे, पीएफ का पैसा काट रहे हैं, इसके अलावा आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ फ़ायदा दे देंगे। ऐसा कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता। इसलिए ये सारी जो सिचुएशन है वो इस तरफ इशारा करती है। बैक ऑन का मतलब होता है इशारा करना, कि हमें प्रोटेक्शन देना है इनके अधिकारों को, इनकी डिग्निटी को, ताकि ये शान के साथ में जी सकें। इसके साथ साथ में वर्कर लोगों का जो हेल्थ होता है कंटिन्यू तरीके से रिस्क में होता है, यदि वो हैजार्डियस सब्सटेंस वाली जगह में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आल्सो बाय डिसीज़ एंड फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट इन देयर वर्क प्लेस, बहुत सारे रोग उनको हो सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो फेस करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए रुपए पैसे की तो इनको कमी जाती ही है, क्योंकि इनको सही मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता है, इनको पेमेंट कम मिल पाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको वो फेस करते हैं, जैसे कि फिजिकल एब्यूज़ किया जाता है, ठीक है, इनका यौन शोषण हो सकता है महिलाओं का। इसके साथ साथ में वर्बल एंड सिंबॉलिक वायलेंस भी होता है, कभी कोई कुछ नाम से पुकार दे रहा है, कभी कोई चिल्ला के बोल दे रहा है। ये सब फ्रिक्वेंटली टाइप से रिपोर्ट की जाने वाली घटनाएं हैं। इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो इशारा करती है कि हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इनके अधिकारों को और इनकी डिग्निटी को। आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से इनका एक्सप्लॉयटेशन होते रहता है। पहले नंबर की बात करें तो नेटवर्क ऑफ वेज एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज़, इसमें इन्वॉल्व है इन्फ्लुएंसन मेंबर ऑफ द माइग्रेंट लेबर कमिटीज़ aiding and abetting wage exploitation and theft, which is similar to the infamous colonial indentured labor practices। तो देखा जाए ना तो इनका जो वेज है जिस हिसाब से इनको चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। इसमें बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर माने जाते हैं माइग्रेंट लेबर कमिटीज़ के, वो लोग शामिल हो जाते हैं। इसी के चलते भी इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। यहाँ पर इंडेंचर का इस्तेमाल किया जाता है। इंडेंचर का मतलब एक प्रकार से इकरारनामा होता है। इसमें कंपनी का मालिक वर्करों से, नौकरों से एक प्रकार से अनुबंध कर लेता है कि आपको 6 साल तक यहाँ पर काम करना, 6 साल के पहले आप छोड़कर नहीं जा सकते। इस प्रकार से भी इनका शोषण होता है। इसके साथ साथ में इनके जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं उनको छीन लिया जाता है। इसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो इनको नहीं मिल पाते थे डायरेक्टली एंड अदरवाइज, रेंडरिंग दैम कंटिन्यूली मार्जिनलाइज्ड विद इन द सोसाइटी। इसलिए जो सोसाइटी में हमेशा मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। क्योंकि वो यहाँ के वोटर नहीं हैं। वोट देंगे तो जाहिर सी बात है अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। नेता इनके घर में 10 बार आएंगे। तो यहाँ पर हन्ना एरेंड का उल्लेख किया जाता है। इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी का जो अंतर्निहित अधिकार है, सबको ये अधिकार है कि वो मान सम्मान के साथ में जीवन जी सके। वे फॉरवर्ड में बात करी जाती है कि कौन कौन सी चीज़ों को करने की हमें ज़रूरत है, जैसे कि डाटा कलेक्शन की हमको ज़रूरत है। पहले नंबर की बात यह है, हम जो एज यूजुअल न्यूमेरिकल डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं ये आपको हमारे कोई काम का नहीं है। हमें थीमेटिक मेथड अपनाना पड़ेगा ताकि हम डेवलप कर सकें एक पंचायत वाइज ऑपरेटेबल या फिर फंक्शनल डाटा बैंक की। इसी से हमें माइग्रेंट वर्कर का डेटा प्राप्त होगा। दूसरे नंबर की बात यह है, ग्राउंडेड इन द राइट्स बेस्ड प्रिंसिपल। राइट बेस्ड प्रिंसिपल हमें लाने की ज़रूरत है। ये काफ़ी अनिवार्य हो जाता है कि हम ये इंश्योर करें कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं,
चाहे वो हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, कल्चरल लाइफ है, सोशल सिचुएशन है माइग्रेंट वर्कर्स की, वो उनके अधिकार पर आधारित होना चाहिए। ओरिजिन स्टेट ऑफ द लेबरर्स। तीसरे नंबर की बात यह है, हमें ऐसा मैकेनिज़्म को लेकर के आना चाहिए ताकि हम कोलेब्रेशन कर सकें, कहाँ से लेबर आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, दोनों स्टेट को आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में अवेयरनेस फैलाने की हमको ज़रूरत है माइग्रेंट्स लेबर के बारे में, ठीक है। माइग्रेंट्स लेबर को भी आप जागरूक करिए कि उनके अधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिकार उनको छीने जा रहे हैं। इसके बाद वाला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। कल्चर किस प्रकार से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे सकती है, इसके लिए हमें एक कोलैबोरेटिव मॉडल लाने की ज़रूरत है। इसी के माध्यम से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं क्रिएटिव इकोनॉमी में, उसको हम फेस कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफार्म और टेक्नोलॉजी की मदद से आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं आजकल कमाई करने लगे हैं। डिजिटल प्लेटफार्म ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इंडियन आर्टिस्ट को, इंडियन आर्टिज़न को बहुत सारे ऑडियंस अवेलेबल करा दिए हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों लोग जुटे हुए हैं और उतने ही लाखों करोड़ों लोगों से फिर यूट्यूबर की कमाई भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं डिजिटल प्लेटफार्म और टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से लोगों तक पहुंच को बढ़ा दी है। वहीं चैलेंजेस की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये जो इंडियन आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिज़न है, बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जैसे हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कभी ठीक रहती है, कभी ठीक नहीं रहती है, कभी डिमांड रहती है, कभी डिमांड नहीं रहती है, मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाना, डिजिटल डिवाइड हो जाना, क्राइम इन द आर्ट वर्ल्ड एंड प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये सारे चैलेंज हैं जो कि ये फेस करते हैं। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोलैबोरेटिव मॉडल लाना पड़ेगा जो कि प्रमोट करे कल्चरल इकोनॉमी को, कैन हेल्प इनकरेज इंडिया सॉफ्ट पावर, और इसी की सहायता से हम भारत की सॉफ्ट पावर को देश दुनिया में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट पावर के माध्यम से हम क्या है ना, सामने वाले देश को अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर के माध्यम से क्या है, आप अपना दबदबा बना करके मजबूर करते हैं किसी देश को, जैसे किसी के ऊपर आप सैंक्शन लगा दे रहे हैं, जैसे कि अमेरिका करता है। तो सॉफ्ट पावर को हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप हमें तैयार करना पड़ेगा। स्टार्टअप क्या होते हैं, छोटे मोटे नए नए इन्वेंशन टाइप के होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, अब चाहे वो किसानी लोग हो, किसान लोग पहले क्या है, जैसे दवाई की जो सिंचाई करते थे पहले वो पंप से करते थे। अब सरकार, कुछ लोगों ने इनोवेशन किया, स्टार्टअप लेकर के आए और उन्होंने ड्रोन तैयार कर लिया। उनका ड्रोन के माध्यम से पेस्टिसाइड छिड़किए। तो जो स्टार्टअप होते हैं कुल मिलाकर के हमें हमारे काम को आसान बना देते हैं, हमारे काम को आसान बना देते हैं, इनको ही हम स्टार्टअप बोलते हैं। इसके साथ साथ में हमें टाइम टाइम पर दिशा निर्देश देते रहना है कि ऐसा करिए, वैसा मत करिए। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। एक्सेस टू इन्वेस्टर, यदि मैंने कोई चीज़ कर लिया हूँ तो कोई इन्वेस्टर मेरे संपर्क में आएगा, मेरे से कहेगा कि नहीं आपने जो काम किए हैं वो सही है, मेरे को पसंद आ रहा, मैं इसको ख़रीद रहा हूँ। इसके साथ साथ में नेटवर्किंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के सॉफ्ट पावर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये सारा इकोसिस्टम यहाँ पर बताया गया है। क्रिएटिव इकोनॉमी की यदि हम बात करें, क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाता है, लिटरेरी आर्ट्स आ जाता है, स्पेशलिटी इन फूड्स, कल्चर एंड हेरिटेज, फिल्म एंड मीडिया, डिज़ाइन, विजुअल आर्ट एंड फाइन आर्ट, ये सारी चीज़ें क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो क्रिएटिव इकोनॉमी है एक प्रकार से यंगेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर माना जा रहा है। यहाँ पर कुछ यूनिक चैलेंजेस भी हैं जिनको नॉर्मली सरकार
और प्राइवेट इन्वेस्टर ना अननोटिस कर देता है। आर्ट सेक्टर की यदि हम बात करें, देयर इज़ नाउ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्ट सेक्टर। आर्ट सेक्टर भी आज के समय में इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आर्ट सेक्टर के माध्यम से जॉब क्रिएट कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, ओवरऑल जो सोसाइटल है और सोसाइटी है वो डेवलप होती है। मोंडिया कल्ट 2022, ठीक है। तो जो मोंडिया कल्ट 2022 है, ये रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। कल्चर कितना महत्वपूर्ण है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयोजन किया गया था, ताकि जो कंटेम्प्रेरी इशू आ रहे हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में उसको हम हैंडल कर सकें। इसका उद्देश्य था फ्यूचर ऑफ कल्चरल पॉलिसीज़ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ में जो इंटरनेशनल कमिटी का कमिटमेंट कैसा हो, वो लिवरेज कर सके कल्चर के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय अभी मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय जो समाज है, कम्युनिटी है, वो कमिटमेंट करे कि कल्चर जिस प्रकार से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है, इसका आप इस्तेमाल कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से चैलेंजेस हैं एंड स्टेटस ऑफ द आर्टिस्ट, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफार्म हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन हो, इनके माध्यम से आर्टिस्ट, राइटर, फिल्म मेकर, म्यूजिशियन एंड अदर जो क्रिएटिव्स लोग हैं वो एंगेज रहते हैं ऑडियंस के माध्यम से और अपने टैलेंट से ये पैसा कमाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म, सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, तो इनके माध्यम से सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफार्म से लोग अपनी कमाई कर रहे हैं। फिर भी चैलेंजेस देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, आज के टाइम पीरियड के हिसाब से। तो कौन कौन से चीज़ों को फेस करते हैं? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाता है। ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करके रखते हैं चैलेंजिंग सोसाइटी के वातावरण में। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये एग्जिबिट करती हैं उनके खुद के काम में। इनको चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट, कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी सपोर्ट चाहिए इनका, इनिशिएटिव ऐसी होना चाहिए जो प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग के प्रोग्राम हमें चलाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा आर्टिस्ट लोगों तो, ताकि इनका जो वर्क है वो कंटिन्यू हो सके। इसके अलावा आर्टिस्ट लोगों का सिलेक्शन एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि कोई भी काम हो रहा, कोई भी फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पर हमें आर्टिस्ट लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम बिल्कुल भी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। तो इसके लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं किसी भी आर्टिस्ट की, किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट। ठीक है, कल्चरल इवेंट्स में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, इसके लिए आप आर्टिस्ट लोगों का सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे करके आप सिलेक्शन ले रहे हैं, ये क्रिएट करता है इनइक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन। दूसरी नंबर की बात, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिस्टमेटिक या फिर रोटेशनल मैकेनिज़्म भी नहीं मौजूद है, ठीक है, ताकि प्रोवाइड किया जा सके कुछ सहायता सिलेक्शन प्रोसेस में। क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर वो रैंडम या फिर सब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से आधारित रहती है। इसका मतलब यह है जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं, पार्टिकुलरली दोस्त बेस्ड आउटसाइड द सिटी, आर अनेबल टू गेन फ्रॉम स्पॉन्सर्ड प्लेटफार्म। तो जो स्पॉन्सर वाले प्लेटफार्म हैं इनका लाभ बाहर, शहर से बाहर रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है। वहीं यदि हम अदर कंट्रीज़ के विपरीत में बात करें, देयर आर नो सीरियस एफर्ट्स बाय प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट एज ब्रांड। जो आर्टिस्ट लोग हैं वो ब्रांड इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही और ना ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसमें ध्यान दे रहे हैं।
इसके अलावा जो आर्ट वाला वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारा मिसयूज़ भी होता है, जैसे कि किसी के आर्ट को थेफ्ट कर लेना, कॉपीराइट से संबंधित समस्या जाना, फॉरग्रे किसको बोलते हैं, वाइट कॉलर अपराध होता है, ठीक है। फॉल्स मेकिंग और मटेरियल अल्टरेशन ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट विथ स्पेसिफिक इंटेंट टू डिफ्रॉड, फ्रॉड करने के हिसाब से किसी काम को आपने चोरी कर लिया और उससे आप कमाई कर रहे हैं, फ्रॉड है। इसके अलावा इलिसिट ट्रैफिकिंग है। यदि हम इन सारे क्राइम को रोकना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी मेजर अपनाने पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना है। इसके साथ साथ में हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए ऑथेंटिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए। इसके साथ साथ में ट्रैकलिंग क्राइम इन द आर्ट वर्ल्ड विल हेल्प फोस्टर ए हेल्दी क्रिएटिव इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो आप क्राइम को टैकल करिए, इससे जो हेल्दी क्रिएटिव इकोनॉमी हम बना सकते हैं। फिर हम वर्केबल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कोलैबोरेटिव मॉडल बनाने की ज़रूरत है जो कि प्रमोट करेगा कल्चरल इकोनॉमी की। यदि हमें इनकरेज करना है इंडिया की सॉफ्ट पावर को, इसके लिए हमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर बनाना पड़ेगा। हमें हेल्प करना चाहिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जो कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर आधारित जो स्टार्टअप्स हैं वो आए आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टर में। हमें गाइडेंस देना है, टेक्निकल सपोर्ट देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, इन्वेस्टर लोगों तक एक्सेस प्रोवाइड करना है, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। तो जो गैप बन जा रहा है आर्टिस्ट लोगों के बीच में और उनके मार्केट के बीच में, उसको हमें फिल करना है। आर्टिस्ट लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उनको ट्रेनिंग देना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना है, एंड ए पार्टिसिपेशन इन लार्जर कम्युनिटीज़ एंड नेटवर्क। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको जोड़ने की कोशिश करना है। कुछ फैसिलिटेशन के सेंटर बनाना पड़ेगा जहाँ पर नॉलेज शेयरिंग का काम हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रहे, सस्टेनेबल लाइवलीहुड सॉल्यूशन हम लेकर के आएँ आर्टिस्ट एंड आर्टिसन के लिए। डाटा एनालिटिक्स की बात करी जाती है। डाटा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्रिएटिव इकोसिस्टम के लिए जो कि कंट्रीब्यूट करेगा सस्टेनेबल वर्ल्ड को। गवर्नमेंट भी और प्राइवेट प्लेयर भी ये एम्पावर कर सकते हैं आर्टिस्ट लोगों को, इंडस्ट्री और आर्टिस्ट के बीच में जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए। आर्टिस्ट लोगों की क्या क्या ज़रूरत है, जैसे उन्हें ट्रेनिंग देना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, मटेरियल सपोर्ट करना है, मार्केट तक एक्सेस देना है, पब्लिक वैलिडेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन द लार्जर कम्युनिटीज़ एंड नेटवर्क। चलिए उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ और देख लेते हैं यहाँ की क्या राजनीतिक हलचल हो रही। जिस प्रकार से शिंदे ने काम किया था, शिवसेना को सबसे पहले तो तोड़ा। सबसे पहले शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। शिंदे अपने साथ में काफ़ी सारे विधायकों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद ये गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इनकी सुनवाई हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्णय था वो शिंदे की तरफ गया था। उनका कहना था नहीं, शिंदे की ही जो सरकार है वो असली शिवसेना है। मतलब जो उद्धव ठाकरे हैं उनको मुंह की खानी पड़ गई। इसी चीज़ को दोहराने की फिर से कोशिश की जा रही है अजीत पवार के द्वारा। ये भी अपने साथ में 8-10 विधायकों को लेकर के चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए। और अब डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए इन्होंने क्या काम किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया और कह रहे हैं कि नहीं, मैं ही असली एनसीपी हूँ, मेरी जो पार्टी है वो ही असली एनसीपी है, शरद पवार अवार कुछ नहीं। तो अजीत पवार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए हैं। उनका कहना है ही वाज इलेक्टेड एनसीपी चीफ ऑन 30 जून। उनको एनसीपी चीफ बनाया गया था 30 जून को। इस आधार पर ही अपने केस को लेकर के गए हैं। इनका जो पिटीशन रहा है, उनका कहना है कि हमें पार्टी का सिंबल मिलना चाहिए। एफिडेविट दायर करे गए हैं 40 एमपीज़ के द्वारा। एमएलएस आर डेटेड 30 जून। ठीक है,
जो डेट रही है वो 30 जून की रही है, बट वर सबमिटेड ओनली इन 5 जुलाई, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस का। शरद पवार का जो फैक्शन है सबमिटेड सीवेट ऑन 3 जुलाई फॉर अर्ली हेयरिंग, इन्होंने 3 तारीख को डाला, इन्होंने 5 तारीख को डाला, ये सब अंतर यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर आप पावर को भी देख सकते हैं ना, डिस्क्वालिफिकेशन से तो ये बच ही गए हैं यदि इनके पास में 30 से ज़्यादा विधायक हैं। तो देखिए वेडनेसडे के दिन जो राइवल एनसीपी फैक्शन है इन्होंने भी सेपरेट मीटिंग रखी। यहाँ पर 32 लोगों को समर्थन मिल गया है अजीत पवार को 53 में से, जबकि 18 एमएलए ने अटेंड किया था शरद पवार के कॉन्क्लेव का। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अजीत पवार यहाँ से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बेहतरीन हमको एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला चैटबॉट ऐसे पीपल के लिए जो कि डिस्ट्रेस में चल रहे हैं। इंडिया का पहला टेली मानस चैटबॉट, क्या नाम रखा गया है? टेली मानस चैटबॉट, विच विल स्टार्ट एन इंस्टेंट कन्वर्सेशन विद पीपल ऑन डिस्ट्रेस। ऐसे लोग जो कि डिस्ट्रेस में हैं उनसे ये बातचीत कर सकता है। इसको लॉन्च किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में वेडनेसडे के दिन। इस साल में कश्मीर में हमें कुछ हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रेस कॉल्स देखने को मिली थी टेलीमानस सेंटर में। इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम ये इंश्योर कर पाएंगे द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ काउंसलर। ठीक है, चैटबॉट बना दिए हैं, इसका मतलब ये है हेल्थ से रिलेटेड जितने भी काउंसलर हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, आपके तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर बिठाए गए हैं, कंसल्टेंट्स बिठाए गए हैं 24 घंटे, ऐसा कहना है जम्मू एंड कश्मीर के एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा का। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। यूपी की जो गवर्नमेंट है वो 100 से भी ज़्यादा अंग्रेज़ों के टाइम के जो ब्रिटिश लॉज बनाए गए हैं इनको रिपील करेगी। ठीक है, इनमें कुछ चेंज करेगी या फिर वापस लेगी। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो रिपील करने वाली है लगभग 140 एब्सोलेट ब्रिटिश एरा के लॉ को। रिपील करना मतलब होता है रद्द करना। कुछ तो ऐसे हैं जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं एंड रिलेटेड टू एटलीस्ट 40 डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। यदि रद्द करना ही है तो इस प्रकार से जो आप देशद्रोह के कानून है, राजद्रोह के कानून लगा कर अपोजिशन वालों को, पत्रकार वालों को, किसानों को, स्टूडेंट को फंसाते हैं ना, उनको ख़त्म करना चाहिए जिसका आप मिसयूज़ करते हैं। अब पता नहीं सरकार यहाँ पर कौन कौन से नियम कानूनों को शामिल कर रही है। ठीक है, नाम बदल देने से खाली कुछ नहीं होने वाला। हम जो है उसकी जंजीरों को नहीं तोड़ सकते हैं। फ्रंट पेज से जो पहली न्यूज़ हमने देखे थे वो अजीत पवार से रिलेटेड थी। तो अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी याचिका दायर करे हैं। तो वो 1968 के कानून के माध्यम से पैराग्राफ 15 के अंतर्गत दायर करी गई है, जो चुनाव आयोग को किसी पार्टी के विलय हो जाने या फिर विभाजन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने की पावर देता है। चुनाव आयोग के पास में किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतीक और नाम पर दावा करने वाले प्रतिद्वंदी गुटों के बीच ऐसे विवादों पर डिसीजन लेने की पावर मौजूद है। इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो किस प्रकार से डेटा प्रोटेक्शन बिल रहेगा इसको हमको देखना है। तो जो डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार लेकर के आने वाली है ना, इस बिल का जो लक्ष्य रहेगा इंटरनेट कंपनी, मोबाइल ऐप, निजी कंपनी जैसी यूनिट को निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत नागरिकों की जो जितनी भी व्यक्तिगत जानकारी है उसका कलेक्शन करना है, उसका स्टोरेज करना है, उसकी प्रोसेसिंग करना है के बारे में और ज़्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है। सरकार खुद इसमें पीछे हट गई है। सरकार अपने तो डाटा कलेक्ट कर लेगी लेकिन कंपनियों के यहाँ पर वो मना कर रही है। तो सूत्रों से पता चला है कि मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत सूचना कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसे संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। अब जो मानसून सत्र है 20 जुलाई से चालू होगा और 11 अगस्त तक चलने वाला है। इस विधेयक पर जो काम है पिछले साल 27 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद शुरू हुआ था जिसमें निजता के अधिकार को मूलभूत अधिकार बताया गया है। सरकार ने इसको वापस ले लिया था 2022 में, तो इसको सबसे पहले सरकार ने 2019 में पेश करी थी। इसके नए संस्करण के मसौदों को 2022 में जारी किया गया। इसमें ऐसा है कि देखिए, जो पिछले ड्राफ्ट के सभी प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं यदि देखा जाए विवाद यदि होता है तो विवाद के मामले में सूचना संरक्षण बोर्ड बनाया गया, जिसके लिए ये जो फैसला करेगा, बोर्ड बनाएगा वो विवाद का फैसला करेगा। नागरिकों को दीवानी अदालत में जाकर मुआवजे का दावा करना पड़ेगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे डेवलप होने वाली हैं। इसके अलावा कानून लागू हो जाएगा तो लोग अपने डेटा की डिमांड कर सकते हैं, उसके रखरखाव की जानकारी के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। कानून बनने के बाद में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की कई सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशन को निजी जानकारी इकट्ठा करने, उनको प्रोसेसिंग करने के लिए उपयोगकर्ताओं से सहमति लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि पहले काफ़ी सारी न्यूज़ चली थी कि व्हाट्सएप हमारा डाटा लेगी, है ना, डाटा लेगी, और उस डाटा को फेसबुक कह रही थी हम आपके व्हाट्सएप से डेटा को कलेक्ट करेंगे और फेसबुक में हम ऐड दिखाएंगे, या फिर यूट्यूब में उस हिसाब से ऐड दिखाएंगे।